हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमने 1 to 6 चैप्टर की सभी थियरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के सम खत्म कर दिए हैं। हमारा चैप्टर 7 चल रहा है। 7 चैप्टर में हमने सभी थियरी और एक्सरसाइज के सभी सम्स खत्म कर दिए हैं। आज हम एक ही लेक्चर में सभी एग्जाम्पल 7.1 से 7.10 तक लेने वाले हैं। ओके। अच्छा, ये करने से पहले सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ये वीडियो आपको क्या करना है, फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी बोलना है कि सब्सक्राइब करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ। तीसरी बात, अगर आपके आगे के वीडियो देखने को बाकी है तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में रखे हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 7.1। सबसे पहले तो कौन कौन से डेटा दिए हैं और कौन कौन से डेटा चाहिए और उनके लिए कौन सी फॉर्मूला फॉर्मूला आपको खास तैयार करनी है। ओके, तो अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट, यानी पावर दिया है और वोल्टेज दिया है। देखो, पावर और वोल्टेज दे दिया है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वोल्टेज और पावर दिया है और रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। एक्चुअल फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, लेकिन R को इस तरफ ले गया है, P को नीचे ला दिया। अब वी स्क्वायर, वी 2 टाइम P, नीचे 100, 20 कट 22 इंटू 22, 484 ओम हो गया। दूसरा, द पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सोर्स, यानी वी मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। और दूसरा, आरएमएस करंट आईआरएमएस फाइंड करना है। तो पहले हम वी मैक्सिमम की फॉर्मूला है √2v। तो √2 की वैल्यू 1.414, v की वैल्यू हमें दे दी है 220। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 311.08 वोल्ट। आईआरएमएस की फॉर्मूला v अपॉन पी। अगर ये नहीं लेनी, ये कहां से आई? v इज इक्वल टू पी आई। v इज इक्वल टू पी आई हमारे पास फॉर्मूला है, थियरी में आ गई है। इसमें से I को सब्जेक्ट किया। अदरवाइज ओम्स फॉर्मूला I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वो भी ले सकते हैं। V पता है, दे दिया है, और R हमने फाइंड कर दिया है, तो V अपॉन आर लेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ओम्स फॉर्मूला I इज इक्वल टू वी अपॉन आर भी ले सकते हैं, अदरवाइज I इज इक्वल टू वी अपॉन पी भी ले सकते हो। तो V कितना है? 220 है। P कितना है? 100। 0 कट 22/10 यानी 2.10 एम्पियर। यूनिट लिखना भूलना मत। ओके, चलो 7.2। यहाँ पर अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, यहाँ पर मिली हेनरी है, मिली यानी 10⁻³ हेनरी, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। वोल्ट दिया है 220। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल फाइंड करना है, एंड आरएमएस करंट यानी आईआरएमएस फाइंड करना है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे दी है आपको, तो ये दोनों फाइंड करना है आपको। ओके, तो एक्सएल यानी फॉर्मूला है ओमेगा एल। ओमेगा की फॉर्मूला है 2πv कट इंटू एल। इसको न्यू भी बोला जाता है, वी कट भी बोल सकते हैं। 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी दी है हमें 50, एल एल 25 इंटू 10⁻³ कैल्सी का यूज करो, आंसर आएगा 7.85 ओम। ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इसलिए उसका यूनिट क्या होगा? ओम होगा। उसके बाद करंट, यहाँ पर ओ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, लेकिन यहाँ आर यानी रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? इंडक्टर दिया है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस लेना है। तो एक्सएल हमने, तो ये फॉर्मूला IRMS इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। वी कितना है? 220। एक्सएल कितना है? 7.85। दोनों का डिवीजन करो कैल्सी में, आएगा 28 एम्पियर। हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल 7.3 थियरिकल है। देखो, अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर।
यहाँ पर लैंप को सीरीज में कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट कनेक्शन। अगर आप डीसी कनेक्शन ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज एसी कनेक्शन ज्वाइन करते हैं, तो क्या होगा उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है। और व्हाट हैपन्स इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस। अगर आप कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर दे तो क्या फर्क होगा। फिर से यहां पर आपको क्या करना है, एसी या डीसी कनेक्शन जोड़ने से क्या फर्क होता है और कैपेसिटर को डाउन कर दे तो उसमें क्या फर्क होता है। तो पहले देखो, पहले याद रख लो, डीसी कनेक्शन जोड़े ना तो करंट नहीं फ्लो होगा और एसी कनेक्शन जोड़े तो करंट फ्लो होगा। डीसी करंट जोड़ने से हमें करंट नहीं मिलेगा, डीसी कनेक्शन जोड़ने से करंट फ्लो नहीं होगा, एसी कनेक्शन जोड़ने से करंट फ्लो होगा। तो यहां देखो, इफ डीसी कनेक्शन इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर देन नो करंट विल बी फ्लो देयर। अगर कैपेसिटेंस डाउन कर दे तो क्या करे, क्या होगा, देयर विल नॉट बी चेंज इवन इफ द कैपेसिटेंस इज रिड्यूस। अगर आप कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर दो तो भी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं होता है तो नहीं ही होगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। समझ आया कि नहीं। डायरेक्ट कनेक्शन आप जोड़ोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, कैपेसिटेंस को रिड्यूस करोगे तो भी उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब एसी कनेक्शन, इफ एसी कनेक्शन इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर देन करंट विल फ्लो। तो करंट फ्लो होगा यानी बल्ब ग्लो होगा, ओके, लाइट अप होगा, बल्ब विल ग्लो। इफ कैपेसिटेंस इज रिड्यूस, अगर कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर दिया जाए तो बल्ब विल ग्लो विथ लेस साइन देन बिफोर। पहला जितना लाइट देता था बल्ब उससे डिम हो जाएगा, थोड़ा डिम यानी लेस वो क्वांटिटी में लाइट देगा, ओके। तो ये थियरिकल है, ऐसा आपको लिखना है। उसके बाद एग्जांपल 7.4 आपको 15 माइक्रोफेराड यानी कैपेसिटेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्सी, एक्सी यानी 1/ओमेगा सी, फॉर्मूला ओमेगा यानी 2 पाई वी कट, वैल्यू रखो 2 पाई की वैल्यू 3.14, वी कट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 50 और कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफेराड, 50 माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶। अब इसका कैल्सी का यूज करो, आंसर आएगा 212.3 ओम। दूसरा क्या फाइंड करना है, द करंट आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू, यानी आई आरएमएस एंड आई मैक्सिमम दोनों फाइंड करना है। पहला आई आरएमएस यानी वी अपॉन एक्सी, वी कितना है 220, एक्सी हमने फाइंड किया 212.3, दोनों का डिवीजन करो तो 1.04 एम्पियर। अब पीक, करंट का पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू √2 आई आरएमएस, √2 की वैल्यू 1.414, आई आरएमएस हमने यहाँ पर फाइंड किया 1.04, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो 1.47 एम्पियर हो गया। आगे क्या फाइंड करना है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड देन व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल किया जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट में क्या फर्क होगा। अब देखो यहां फ्रीक्वेंसी डबल करें तो ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना, यहां डबल करोगे तो यहां हाफ होगा। तो देखो लिखा है इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी हाफ। अब करंट की बारी, अब कैपेसिटिव रिएक्ट, अब देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हुआ हाफ, तो ये क्या होगा डबल, इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, देखो ये डबल है तो ये हाफ हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब ये हाफ है तो ये कितना होगा डबल, तो फ्रीक्वेंसी को डबल किया जाए तो ये रिएक्टिव
कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ होगा और आईआरएमएस डबल होगा, वही लिखा है, एंड द करंट विल बी डबल। ओके, उसके बाद 7.4 हमने किया, अब 7.5 7.5 चलो, इसमें एक सर्किट है, ये इंडक्टर है, ये बल्ब है, ये एसी सोर्स है, ये जो स्विच है ओपन है। ओके, अब यहां पर क्या पूछते हैं, देखो अ लाइट बल्ब एंड ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू अ की एज शोन इन फिगर। द स्विच इज क्लोज, अब स्विच को क्लोज किया जाता है, स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, एक आयरन रॉड को इंडक्टर के अंदर दाखिल किया जाता है। द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब, अगर कोई आयरन रॉड को इंडक्टर में दाखिल किया जाए तो जो बल्ब है उसका जो लाइट है वो इंक्रीज यानी बढ़ेगा, डिक्रीज यानी घटेगा, अनचेंज यानी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा आंसर आएगा आपको रीजन के साथ लिखना है। तो देखो, जब भी हम आयरन रॉड इंसर्टेड करेंगे तो वो आयरन रॉड मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होने से क्या होगा, जो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है एक्सेल वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब करंट घटेगा तो लाइट भी डिम होगी ना, सिंपल, तो वही लिखा है। देखो, आयरन रॉड इज इंसर्टेड देन इट मैग्नेटाइज, वो मैग्नेटाइज होगा तो क्या होगा, एक्सेल विल बी इंक्रीज, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा तो लाइट भी घटेगी, सो ग्लो ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज, तो आंसर आएगा डिक्रीज। मैग्नेटाइज होगा, जो आयरन रॉड है वो क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होने से इंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा यानी एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा, और करंट घटेगा तो लाइट घटेगी, बल्ब डिम ग्लो होगा। ओके, बस तो वही लिखा है। उसके बाद 7.6 एग्जांपल, आपको रेजिस्टर 200 ओम दिया है, कैपेसिटेंस आपको 15 माइक्रोफेराड दिया है, कनेक्टेड इन सीरीज आपको वोल्टेज 220, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से। पहला क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, आपको करंट फाइंड करना है। तो करंट की फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। आप बोलोगे सर जेड क्यों लिया, वी अपॉन आर क्यों नहीं लिया, जब इंडक्टर और रेजिस्टेंस तो है, रेजिस्टेंस अकेला होगा, यहाँ अकेला रेजिस्टेंस होगा तो वी अपॉन आर, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ साथ या तो कैपेसिटर या तो इंडक्टर, वो भी दोनों में से एक या दोनों दिए हैं, तो आपको जेड इंपीडेंस लेना होगा। तो यहाँ पर इंडक्टर तो है नहीं, कैपेसिटेंस है, तो जेड की फॉर्मूला होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू रखो, अभी तो v वैसा का वैसा, आर स्क्वायर, आर कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर, एक्सी यानी 1 अपॉन ओमेगा सी उसका स्क्वायर, ओमेगा की फॉर्मूला 2 पाई वी कट सी होल स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू रखो, सब वैल्यू ऊपर दे दी है, वैल्यू रखो, वैल्यू रखी, अब कैल्सी का यूज करना है। ये 200 का स्क्वायर 40,000 हुआ, वो तो 40,000 वैसा का वैसा है, ये सब की वैल्यू रखी और कैल्सी का यूज करोगे तो 212.3 आएगा, और उसका क्या है, स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करोगे तो 45071.29 आएगा, दोनों का प्लस करो ये आएगा, उसका रूट निकालो, अब दोनों का रेशियो निकालो तो 0.755 एम्पियर, ये पहला आंसर आया करंट ए। अब हमें बी फाइंड करना है, वोल्टेज आरएमएस अक्रॉस द रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, रेजिस्टर का वोल्टेज यानी वीआर और कैपेसिटर का वोल्टेज यानी वीसी, दोनों वीआर और वीसी दोनों फाइंड करना है। देखो, वीआर और वीसी, वीआर यानी आईआर और वीसी यानी आईएक्सी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आईआर है ना, पता हमें,
यहाँ रेजिस्टेंस आर के लिए है, यहाँ रेजिस्टेंस कैपेसिटर के लिए है, तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस यानी एक्सी है। तो चलो आई आई हमने पीछे फाइंड किया, देखो आई, ये आई की वैल्यू 0.755, तो वो आई की वैल्यू और आर आर हमें दिया है 200 क्वेश्चन में, दोनों का मल्टीप्लाई करो 151 वोल्ट। वीसी यानी आई एक्सी, ये इंपॉर्टेंट सम है, ऑलमोस्ट आई थिंक 2024 में आया था ये। वीसी इज इक्वल टू आई एक्सी, आई हमने पीछे फाइंड किया, एक्सी एक्सी हमने यहां पर फाइंड किया, देखो एक्सी एक्सी का स्क्वायर है, तो देखो यहां पर तो एक्सी कितना आया 212.3, ओके, तो वो ही ले लिया है एक्सी की वैल्यू और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। अब आपको अब रुको रुको, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है आगे, ये तो होगा इज द एल्जिब्रिक सम, दोनों वोल्टेज फाइंड किया, उसका एल्जिब्रिक सम यानी एडिशन ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज का वोल्टेज कितना है 220, अगर ये दोनों का टोटल करें तो सोर्स वोल्टेज 220 से ज्यादा आता है, अगर हाँ है तो उसका रीजन दो, उसका सॉल्यूशन दो। तो देखो वी आर प्लस वीसी दोनों का एडिशन करो 151 प्लस 160.3, दोनों का एडिशन करेंगे तो 311.3 वोल्ट, और वो 220 से तो बड़ा ही है, विच इज लार्जर देन द वोल्टेज ऑफ सोर्स। अब उसका सॉल्यूशन क्या है, अब देखो आर और सी दोनों का फेज डिफरेंस π/2 है, आर का फेज डिफरेंस 0 है और सी का फेज डिफरेंस π/2 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस फेज डिफरेंस कितना हुआ π/2, किस किस के बीच में आर और सी के बीच में फेज डिफरेंस π/2 है, सो वी कांट बी एडेड लाइक ऑर्डिनरी नंबर्स, हम ऑर्डिनरी नंबर का जैसे एडिशन करते हैं 2 + 3 = 5, ऐसे हम एडिशन यानी हम ऐसे जो जनरली जो एडिशन करते हैं, ओके, वैसे हम एडिशन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, तो इफ वी टेक प्रॉपरली फेज डिफरेंस ऑफ आर एंड सी देन voltages of R and L will be equal with the voltage of source, अभी इक्वल नहीं है, अभी बढ़ गया है, लेकिन प्रॉपर फेज डिफरेंस लेंगे तो टोटल वोल्टेज वो जो सोर्स का वोल्टेज है वो ही आएगा, लेकिन हमें प्रॉपर फेज डिफरेंस लेना चाहिए, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से आईएमपी, ओके। उसके बाद फॉर सर्किट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, अ लो पावर फैक्टर थियरिकल है, लो पावर फैक्टर इंप्लाइज इज लार्ज पावर लॉस, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पावर फैक्टर लो रखो तो पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है ट्रांसमिशन में, एक्सप्लेन करो क्यों ऐसा होता है, पावर फैक्टर लो रखे तो पावर लॉस ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है, इफ cos फाई यानी पावर फैक्टर स्मॉल है, तो अगर पावर फैक्टर स्मॉल है तो हमें करंट बढ़ाना पड़ेगा, देखो वी हैव टू इंक्रीज करंट अकॉर्डिंगली, अब करंट बढ़ेगा तो लॉस भी इतना ही होगा पावर का, देखो क्यों, पावर की फॉर्मूला में आई आता है I²R, अब आई बढ़ाया, जितना आई बढ़ेगा उतना लॉस बढ़ेगा, ओके, तो बट दिस विल लीड द लार्ज पावर लॉस अकॉर्डिंग टू I²R, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ऐसे वो वेस्ट होगा इन ट्रांसमिशन, हमें पावर को ट्रांसमिट करना हो एक जगह से दूसरी जगह और पावर फैक्टर स्मॉल हो तो हमें करंट बढ़ाना पड़ेगा, करंट बढ़ेगा तो हीट होगी I²R के अकॉर्डिंग यानी पावर, तो हीट पावर लॉस होगा ज्यादा, ओके। दूसरा क्या एक्सप्लेन करना है हमें, पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड by the use of capacitor of appropriate capacitors in the circuit, explain, आपको ऐसा एक्सप्लेन करना है कि अप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर को यूज करने से
हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं? एक्सप्लेन करो। एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर को यूज करके हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन करना है। कर सकते हैं, लेकिन कैसे, क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू यूज ऑफ कैपेसिटर ऑफ appropriate capacitance, the lagging wattless current IQ and the leading wattless current IQ dash। लैगिंग यानी पीछे, जो पीछे करंट है वो, और लीडिंग यानी जो आगे करंट है वो, दोनों न्यूट्रलाइज होंगे। सो पावर फैक्टर विल बी इम्प्रूव। दोनों क्या होंगे? न्यूट्रलाइज होंगे। न्यूट्रलाइज होंगे तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होगा, और उसके साथ साथ पावर लॉस भी मिनिमम होगी। पावर फैक्टर बढ़ा यानी पावर लॉस कम होगा। ओके, तो पावर लॉस भी मिनिमाइज होगी। समझ में आया कि नहीं? अगर आप एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर यूज करते हो तो लैगिंग वॉटलेस करंट आईक्यू एंड लीडिंग वॉटलेस करंट आईक्यू डैश दोनों न्यूट्रलाइज होंगे। दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को नॉलिफाई करेंगे, और इससे क्या होगा? इससे जो पावर फैक्टर है वो इंप्रूव होगा, और इंप्रूव होने से क्या फायदा होगा कि पावर लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, तो ये भी थियरिकल है, आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। एग्जाम्पल 7.8, अ साइनोसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, आपको वोल्टेज की पीक वैल्यू यानी वी मैक्सिमम दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट इन विच रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टर दिया है, कैपेसिटर्स दिया है। पहले तो क्या फाइंड करना है? इंपीडेंस। पहले हमें क्या फाइंड करना है? इंपीडेंस यानी जेड फाइंड करना है। तो तीनों एलसीआर तीनों है, तो जेड यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लेंगे। लेकिन इसमें हमें एक्सी और एक्सएल चाहिए, तो पहले मैंने अलग से फाइंड कर लिया। तो एक्सएल यानी ओमेगा एल, ओमेगा यानी 2 पाई वी कट, सभी वैल्यू दी है, वैल्यू रख के कैलसी का यूज करके आंसर लाओ। यहाँ एक्सी यानी 1/ओमेगा सी, ओमेगा यानी 2 पाई वी कट यानी फ्रीक्वेंसी, न्यू भी बोल सकते हो आप। सब दिया है, वैल्यू रख के कैलसी का यूज करके आंसर लाओ। दोनों रेजिस्टेंस है तो दोनों का यूनिट ओम होगा। अब इसमें वैल्यू रखो, अंडर रूट आर स्क्वायर, आर कितना है? 3 है, 3। एक्सी कितना मिला? एक्सी यानी 4 मिला, माइनस एक्सएल, एक्सएल कितना है? 8, उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 8 यानी -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 9 25, 25 का रूट 5 ओम। तो पहला आंसर आ गया इंपीडेंस। अब बी में क्या फाइंड करना है? द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट। आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना है, यानी फाई फाइंड करना है। फाई फेज डिफरेंस फाइंड करना है। पहले तो वो पता चलना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करना है, किसके बिटवीन? तो वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर हो, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फॉर्मूला ऊपर से हमें फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला थियरी में थी, tan phi इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। एक्सी और एक्सएल हमने ऊपर फाइंड किया है, उसकी वैल्यू रखो। आर हमें क्वेश्चन में दिया है 3, वो रखो। 4 में से 8 जाएगा, -4 अपॉन में 3, माइनस तो वैसा क्या वैसा, 4/3 यानी 1.333। अब नेचुरल टेंजेंट में ये किस एंगल की वैल्यू है, तो या तो आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए, उसमें टेंजेंट वैल्यू है, अदरवाइज एक ही वैल्यू आती है। तो याद रख लो कि ये 53.1 डिग्री की वैल्यू है। दोनों तरफ 10 हम निकाल दे तो फाइव इज इक्वल टू -53.1 डिग्री। देखो एक ही वैल्यू है। ओके, तो याद रख सकते हो। आगे देखो तीसरा, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। हमें पावर डिसिपेटेड यानी वेस्ट होने वाला पावर फाइंड करना है। और चौथा क्या फाइंड करना है? द पावर फैक्टर। तो पावर एंड पावर फैक्टर दोनों फाइंड करने हैं। तो पावर की फॉर्मूला I²R, तो पहले आई फाइंड करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड।
अब वी आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपन जेड। वी आर एम एस हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, हमें वी मैक्सिमम दिया है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में वी मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ वी है, तो हमें वी आर एम एस नहीं दिया है। तो यहाँ वी आर एम एस की जगह वी मैक्सिमम बाई √2 फॉर्मूला है, और अपन में जेड तो है ही। वी मैक्सिमम हमें क्वेश्चन में अभी मैंने बताया था 283, √2 की वैल्यू 1.414। जेड जेड हमने पहला ए में फाइंड किया, जेड यहाँ जेड की वैल्यू 5, तो वो रख दी। अब वैल्यू रख दी, कैलसी का यूज करो, आंसर आएगा 40 एम्पियर। पहले करंट फाइंड कर दो। अब पावर, डिसिपेटेड पावर, वेस्ट होने वाला पावर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर। आर कितना दिया है क्वेश्चन में 3, 40 का स्क्वायर 1600 और इंटू 3, दोनों का मल्टीप्लाई करो 4800 वाट। पावर है तो यूनिट क्या होगा, वाट। चौथा क्या फाइंड करना है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की फॉर्मूला है आर अपॉन जेड। आर 3 दिया है, जेड हमने फाइंड किया है ई में, पहला ही पॉइंट है 5। 3/5 करो एक एलसी में 0.6, वो आंसर। ये इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, ओके, तो ये भी हो गया। उसके बाद देखो, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन प्रीवियस एग्जाम्पल। अब एक बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, प्रीवियस एग्जाम्पल उसमें तो डेटा देंगे, ये लोगों को फिर से नहीं लिखना पड़े और क्वेश्चन बड़ा ना हो जाए, इसलिए वही के वही डेटा, कौन से जो अगले क्वेश्चन में है वही डेटा लेने हैं। और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स फॉर रेजोनेंस। अब देखो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी बोले तो वी कट न्यू, लेकिन फॉर रेजोनेंस है तो ओमेगा फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो पहले तो हमें रेजोनेंस के लिए फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा 0 फाइंड करना है। उसकी फॉर्मूला है 1/√LC। एल और सी हमें पिछले सम में से लेना है, एल और सी पिछले सम में से। यहाँ एल एल कितना है 25.48 मिली है, तो 10⁻³ और सी कितना है तो 796 माइक्रो है, तो इंटू 10⁻⁻6। तो वो दोनों लिखना है, देखो लिखा है मैंने दोनों, ओके। मिली है तो 10⁻6, माइक्रो है तो 10⁻6। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई किया और -3 और -6 -9 हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट में लेफ्ट साइड शिफ्ट होता हूँ, तो एक पावर ऐड होगा तो -8 पावर हो जाएगी। इवन पावर करो, क्योंकि जब भी रूट निकालोगे तो इवन पावर हाफ हो जाएगी। यहाँ तो ऑड पावर है, तो उसमें उसको हमें क्या करना है, इवन में कन्वर्ट करना है। या तो -10 करो या तो -8 करो, मैंने -8 किया, तो उसका रूट -4 हो जाएगा, और इसका रूट निकालोगे कैल्सी में तो 45 आएगा। 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, 10⁻+4, 10⁻+4 यानी 10,000 अपॉन 45 करोगे तो 222.1। क्या फाइंड किया हमने, ओमेगा 0, तो उसका यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। उसके बाद क्या फाइंड करना है बी में, कैलकुलेट द इम्पीडेंस। अब रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के लिए इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R होता है, और R कितना दिया है, आगे का सब में दिया है 3 ओम, डायरेक्टली क्वेश्चन में है, हो गया। आगे देखो द करंट, करंट भी फाइंड करना है, तो करंट की फॉर्मूला V/Z, लेकिन यहाँ तो Z इज इक्वल टू क्या है, R है। हमें आगे के सब में मैंने बोला था V पीक वैल्यू दिया है 283 पीक वैल्यू है, यानी V मैक्सिमम दिया है, V नहीं दिया है। तो V की फॉर्मूला V मैक्सिमम बाई √2 R वैसा का वैसा। V मैक्सिमम 283 आगे के सब में दिया है, √2 की वैल्यू 1.414, R की वैल्यू 3, ओके। तो कैल्सी का यूज करो, एम्पियर में आंसर आ जाएगा। अब करंट आ गया, अब क्या फाइंड करना है, उसके बाद करंट के बाद पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंस कंडीशन। अब देखो पावर डिसिपेटेड पावर यानी फॉर्मूला I²R। आई हमने फाइंड किया, ये इसका स्क्वायर करना है, R हमारा 3 है, आगे के क्वेश्चन में डेटा है। एग्जाम में बोर्ड में आपको सभी डेटा देंगे, उसमें तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगला वाला जो सम है उसका डेटा लेना है, ओके। तो इसका स्क्वायर करो इंटू 3 करो, तो ये आएगा। उसको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, आप ये लिखोगे तो भी चलेगा। पावर है तो पावर का यूनिट क्या होगा, वाट, ओके।
अब देखो लास्ट एग्जांपल आए हम, एग्जांपल 7.10। ये तो जनरल नॉलेज है। जब हम डीमार्ट में जाते हैं तो हमारे बॉडी के आसपास वो रैकेट घुमाते हैं ना, कि आपके पास कोई मेटल वाली आइटम है कि नहीं है। मोबाइल चलेगा, मेटल होगी, मेटल यानी चप्पू है, ओके, कोई हथियार है, तो वो तुरंत क्या बजेगा, अलार्म बजेगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? तो देखो उसका रीजन यहाँ, एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ अ मेटल डिटेक्टर। वो हम डीमार्ट में जाते हैं तो भी मेटल डिटेक्टर होता है, वो एक कॉइल होती है अंदर। जब आप अंदर से पास होंगे ना, अगर आपके पास अगर आपके पास मेटल वाली कोई चीज होगी ना, तो अंदर जो कॉइल है ना उसमें इंपीडेंस और करंट में चेंज आएगा। किसमें किसमें? इंपीडेंस और करंट में। और इंपीडेंस और करंट में चेंज आएगा ना, तो वो तुरंत डिटेक्ट होगा, और डिटेक्ट होगा तो वो साउंड करेगा। ओके, और साउंड हुआ यानी इसके पास कुछ मेटल वाली आइटम है, वो चेक किया जाएगा। तो वही लिखा है देखो, एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द doorway of metal detector for security reasons. If she or he is carrying anything made of metal, the metal detector emits a sound. On what principle does this detector work? ये जो डिटेक्टर वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो पहले तो ये लिखना है, मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। उसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस यानी इंपीडेंस और करंट में चेंज आता है और वो मैक्सिमाइज हो जाता है। मैक्सिमाइज हो जाता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है, डिटेक्ट होता है तो वो अलार्म बजता है। वो सब, ये जो सभी फेनोमेनन है वो सिक्वेंसली अरेंज की होती है। तो देखो, व्हेन वी वॉक थ्रू अ मेटल डिटेक्टर, इट्स impedance and current both will be changed. If we have metal in pocket, so the changes of this is detected by the metal detector and it emits a sound. देखो फिर से समझाता हूं, जब हम वॉक करते हैं वो कॉइल में से यानी मेटल डिटेक्टर में से हम पास होते हैं, ओके, और हमारे पॉकेट में कोई मेटल वाली आइटम होगी, तो वो जो कॉइल है उसके इंपीडेंस और करंट में चेंजेस होगा, और वो चेंजेस अंदर जो कॉइल होती है उसमें डिटेक्ट होता है, और वो डिटेक्ट होने से क्या होगा, साउंड बजेगा यानी अलार्म बजेगा। ओके, तो यही है, व्हेन वी वॉक थ्रू द मेटल डिटेक्टर, इट्स इंपीडेंस एंड करंट बोथ विल बी चेंज if we have metal in pocket, so the changes of this is detected by the metal detector and it emits a sound. Okay, तो आज हमने 7.1 से 7.10 सभी के सभी एग्जाम्पल ले लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपने कर दिया है तो आपको फ्रेंड सर्कल में बोलना है कि ये वीडियो है और उसको सब्सक्राइब करना है, आपको भेजना है ये वीडियो। दूसरी बात, ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। अगर आगे के वीडियो देखना बाकी है तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक और कमेंट जरूर 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 करना है। ओके, चलो नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। टाटा बाय, सी यू।